Just my conclusion after 40 years at this is that we don't really trade any markets at all. We trade our beliefs about markets. देखिए, साइकोलॉजी आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी ज़्यादा आप मार्केट में साइकोलॉजी को समझ पाते हैं, उतना अच्छा आप मार्केट में परफॉर्म कर पाते हैं। ये एक बहुत ईजी थिंग है जो कि आपको सबको पता ही होगा। और काफ़ी अच्छे ट्रेडर भी हैं जो कि ये सब चीज़ें बताते हैं, जो कि खुद प्रैक्टिकल में काम करते भी हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इसी तरीके से आज अपन इस वीडियो के अंदर ऐसी क्लिप्स देखने वाले हैं, ऐसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि डेविड पॉल ने इस वीडियो के अंदर बोली हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक लंबी क्लिप्स थी, काफ़ी लगभग 3 घंटे या 3.5 घंटे का कंटेंट था। उसके अंदर से मैंने क्लिप्स इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो मैंने कट किए हैं और उसके बाद इनको मैंने ऐड ऑन किया है इस वीडियो के अंदर। मैं उनको प्ले करता चलूँगा, धीरे धीरे उनके साथ अपने ओपिनियन वहाँ पे रखता चलूँगा और समझाता चलूँगा आपको इंडियन मार्केट के हिसाब से। तो आज अपन बात करते हैं यहाँ पे डेविड पॉल की। ओके, तो दोस्तों डेविड पॉल ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं जिसमें से वॉल्यूम और प्राइस का सिंक अगर अपन कर दें तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वहाँ पे बन जाती है। कैसे बिग प्लेयर्स प्राइस को तो मैनिपुलेट कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम को नहीं कर सकते, इस चीज़ की भी अपन बात करेंगे थोड़ा सा। इस वीडियो में इन्होंने वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे फोकस किया है क्योंकि वॉल्यूम फीड मार्केट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, आपके 100% ट्रेड फेवर में नहीं चल सकते वॉल्यूम को देखने से, लेकिन आपकी एक्यूरेसी प्लस में आपकी कंसिस्टेंसी पैसा कमाने के अंदर थोड़ी ठीक हो सकती है वॉल्यूम देखने से। अब इसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे वो ये आगे की वीडियो के अंदर बताने वाले। तो चलते हैं और इनकी क्लिप्स देखना स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ फिर अपन ये आगे की बात करेंगे। Price and volume together is an edge, in my humble opinion. The big players can easily manipulate price, but they can't manipulate volume that easily. इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज समझाई है। वो क्या समझाई है कि प्राइस और वॉल्यूम को सिंक करके देखने में एक बहुत अच्छा एज निकल के आता है। इनके अनुसार इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है इसके ऊपर कि अगर ये जब चीज़ें देखते हैं वॉल्यूम को और प्राइस को मिक्स करके, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, आप फ्यूचर देख रहे हैं या फिर बैंक निफ्टी का कोई भी स्पॉट चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे आपको नीचे वॉल्यूम दिखाई देती है। अगर आप वहाँ पे स्ट्रेटजी दिखा रहे हैं कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, लेकिन उसके साथ अगर आप वॉल्यूम को भी देख रहे हैं तो इसको देखने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे क्योंकि वॉल्यूम को है बिग प्लेयर मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। कोई जैसे बिग प्लेयर है वो किसी प्राइस को अप ले जाना चाहे वो अप ले जा सकता है, डाउन ले जाना चाहे डाउन ले जा सकता है, लेकिन वहां पे वो पैसा लगाएगा तो वो वॉल्यूम में दिखेगा। ये सब चीजें कि वॉल्यूम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पैसा दिख जाएगा चाहे वो अप साइड में लगा रहा है या डाउन साइड के अंदर, तो इसलिए वॉल्यूम में वो दिख जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप प्राइस के साथ वॉल्यूम मैच कर दो तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। And so a volume feed is very useful. It's certainly not going to get you 100% trades. The best trades occur. यही बोला कि 100% आपके ट्रेड फेवर में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कि देखो ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बनी है कि आप अगर ट्रेड करो और सारे ट्रेड ही फेवर में चलने लग जाए, नहीं होगा ऐसा। स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी प्रॉफिट के अंदर और एक अच्छा एज निकल के आएगा आप अगर वॉल्यूम और प्राइस को मैच करके देखोगे। ये इन्होंने फर्स्ट क्लिप में बोला है क्योंकि बिग प्लेयर्स वॉल्यूम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। The best trades occur after the masses have been stopped out. You can see that lots and lots of people have been stopped out. Before you get in, then you're probably on the right side of the trade. The good trade's always the hard trade, always. Not emotionally, not intellectually difficult. In fact, the thicker you are, the better probably, but emotionally difficult. देखिए इस क्लिप में इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज समझाई है। ये बोल रहे हैं कि आपके जो सबसे अच्छे ट्रेड होंगे वो हार्ड ट्रेड होंगे। हार्ड ट्रेड का मतलब ये हो जाता है वो इमोशनली बहुत हार्ड ट्रेड होंगे। वो मैं आपको आगे समझाता हूँ एग्जांपल में कि वो हार्ड ट्रेड बनने से पहले क्या होता है। देखिए जब भी कोई आपके फेवर में ट्रेड चलेगा तो वो उससे पहले वो तभी चलेगा जब ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर जो रिटेल ट्रेडर हैं वो जब उस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे तब वहां पे बड़ा मूवमेंट आना स्टार्ट होगा। ये आपने कई बार बैंक निफ्टी के अंदर भी देखा होगा, कोई रेजिस्टेंस है या फिर कोई रेंज है वो परेशान करती रहती है काफी टाइम तक, लेकिन क्या करेगा वो रेंज को एक फॉल्स ब्रेकआउट करेगा जिसके अंदर से काफी ज्यादा लोग क्या तो आउट हो जाएंगे या एंट्री कर लेंगे, फंस जाएंगे।
फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक बड़ा मूवमेंट आता है। तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जब रिटेल ट्रेडर फंस चुका है उसके अंदर, वो उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता है, उसके बाद ही अपना जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। तो ये यही समझाना चाहते हैं कि जो बर्स्ट ट्रेड है, जो बड़ा मूवमेंट आता है, वो तभी आता है जब जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो मासेस बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोग जो होते हैं जो काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जहाँ पे भीड़ होती है, वो जब आउट हो जाती है उस ट्रेड से, तब वहाँ पे एक बड़ा ट्रेड होना स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ समझनी होगी। और ये बोल रहे हैं कि आपकी जो ट्रेड होंगे वो हार्ड ट्रेड होंगे इमोशनली, क्योंकि आपको पता है कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, वो आपको परेशान करेगा, कभी आपके लॉस में जाएगा, कभी प्रॉफिट में जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है, अगर आपने कई बार प्रैक्टिस करी है अपने सेटअप के ऊपर, तब आप अगर उसके ऊपर स्टक रहते हो, उस रूल के ऊपर आप उस ट्रेड को पकड़े रहते हो, तो वो आपको थोड़ा सा इमोशनली आपको परेशान करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट वो दे के ही जाएगा। You'll find that you keep doing really, really, really dumb things. So when you're sitting in your trading desk, it's really, really important that you're totally and utterly there. Not thinking about the past, not thinking about the future. देखिए, इन्होंने इस चीज़ में एक अपना सलाह दी है कि अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आप छोटी छोटी बकवास चीज़ें अगर मार्केट में करे जा रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है कि ये सब चीज़ें करने लायक नहीं थी, लेकिन मैंने कर दी, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो कि जब भी आप ट्रेड करें, जब भी आप अपने सेटअप पे बैठें, तो आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। देखिए, आपको ना तो ट्रेडिंग में ये सोचना है कि ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये तो फ्यूचर हो गया। पास्ट ये नहीं सोचना है कि ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया, या फिर यहाँ पे लेना चाहिए था, या फिर आप पास्ट में सोच रहे हो। आपको प्रेजेंट में रहना है। मतलब मैंने ट्रेड ले लिया, अब मेरे को कॉन्फिडेंस है ये चलेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, बात खत्म। अब जो होगा होगा, अब मेरे को इसमें अपने कोई ओपिनियन नहीं बनाने हैं। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट में रहना है। तो ये चीज़ ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। Conclusion after 40 years at this is that we don't really trade any markets at all. We trade our beliefs about markets. क्लिप में इन्होंने अपने बिलीव्स के ऊपर बात करी है कि ये बता रहे हैं कि 40 साल के अंदर मैंने यही सीखा है, मैंने यही देखा है कि अपन जो मार्केट है वो जो करता है, मार्केट जो बोलता है वो अपन नहीं करते हैं। मार्केट में अपन अपने बिलीव्स ट्रेड करते हैं। मतलब अपन पहले से एक अजम्पशन बनाते हैं कि आज मार्केट को ये करना चाहिए या फिर आज मार्केट ये करेगा, तो उसके हिसाब से अपन डिसीजन लेते हैं। जैसे कई बार कोई न्यूज़ आती रहती है, अपन सोचते हैं कि नहीं आज तो मार्केट को बुलिश ही होना चाहिए, या फिर आज मार्केट को डाउन साइड में जाना चाहिए या साइड वेज होना चाहिए, लेकिन अपन ने पहले से बिलीव बना लिया। अब मार्केट उसके अगेंस्ट में बहुत अच्छा मूवमेंट भी करेगा, तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ट्रेड लेने के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अपन एक बिलीव ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर कि आज ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो ये इस क्लिप में ये समझाना चाह रहे हैं। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगी, मैंने इसको ऐड किया यहाँ पे। First belief, money can be made in markets. Do you all believe that? The second thing is I can make money in markets. And then I deserve to make money in markets. तो दोस्तों इस क्लिप में है ना, इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करी है। मतलब ऐसे बिलीव जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करते हैं ट्रेडिंग में रुके रहने के लिए। तो ये बिलीव क्या क्या है? पैसा बनाया जा सकता है मार्केट से, ये सबको पता है कि पैसा तो बनता है मार्केट से, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पे आता है कि मैं पैसा बना सकता हूँ मार्केट से। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं लेके आए हो मार्केट के अंदर, तो फिर आप रुकोगे कैसे यहाँ पे? अगर आपको पता है नहीं कि मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस तो चाहिए, तभी आप ट्रेड प्लेस करोगे। नहीं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तो आप स्टक कैसे रहोगे अपने रूल्स के ऊपर। तीसरा यहाँ पे रूल आता है कि मैं डिजर्व करता हूँ पैसा कमाना, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में अपनी ट्रेडिंग करियर के अंदर इतनी मेहनत करी है। आपको पता है कि आप कितने पानी में हो, तो आपको पता होगा कि मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ। ये तीन चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, जो अपने कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती हैं यहाँ पे, जिससे काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट मार्केट में अपने को देखने को मिलते हैं इस चीज़ से। ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की चीज़ है ये। Fear of this is Mark Douglas's fears, folks. Fear of being wrong, the fear of losing money, the fear of missing out, the fear of leaving money on the table. तो दोस्तों इस क्लिप में इन्होंने 4 फियर्स की बात करी है, जो कि मार्क डगलस ने बताए थे अपनी ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है उसके अंदर, कि ऐसे कौन कौन से फियर होते हैं जो कि एक ट्रेडर फेस करता है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनको ऑब्जर्व करना भी एक अच्छी बात होती है। फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग,
मतलब आपको एक डर होता है कि कभी मैं गलत नहीं हो जाऊं या फिर मेरा ट्रेड गलत नहीं हो जाए, तो ये तो एक डर बना रहता है। लेकिन अगर आपने अपने सेटअप पे काम किया है तो आप अपना ये डर है वो कम कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आ जाता है फियर ऑफ लूजिंग मनी। पैसे खोने का डर तो सबको ही होता है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो ये तो फर्स्ट से ही कनेक्टेड है। दूसरा कि अगर मैं गलत हो गया तो क्या खोएगा, क्या जाएगा, पैसा ही जाएगा यहाँ पे तो गेम ही यही है, या तो आप सही हो गए या गलत हो गए, उसमें क्या होगा, या तो आपको पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा, और तो कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो दूसरा तो फर्स्ट से ही कनेक्टेड है। थर्ड आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सबसे गंदा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये है ना कि कई बार है ना अपन गलत जगह एंट्री इसी वजह से करते हैं। ये होता है कि ट्रेड निकल जाएगा, ये अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं, ये तो जन्मों जन्मों में आती है ये अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे कई बार अपन गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। तो ऐसे में ये मेरे साथ बहुत होता है पर्सनली, मैं एग्री करूंगा इस बात के ऊपर कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं इसके अंदर सुधार करने वाला हूँ। आपके कौन कौन से आप भी मेरे को बता सकते हो। और चौथा आ जाता है यहाँ पे फियर ऑफ लिविंग मनी ऑन टेबल। मतलब ये आ जाता है कि कहीं आपके फेवर के अंदर प्रॉफिट चल रहा है। टेबल का मतलब ये आता है कि आपके फेवर के अंदर मार्केट चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, तो अगर आपको वो ट्रेड पुश करना चाहिए, मतलब उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आपको पैसा दे रहा है वो, तो इसलिए आप उसको जल्दी बुक कर लेते हो। तो इसलिए बड़ा ट्रेड जो बन सकता था वो बना नहीं, आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, इसलिए आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाए। तो ये एक फियर होता है कि कहीं ये पैसा मिला है, ये निकल ना जाए मेरे हाथ से। तो ये चार जो डर हैं ये मार्क डगलस ने यहाँ पे बताए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Our journey, folks, is to be able to execute without fear or hesitation. And I'm going to address my best shot and fear at the moment, running away quick, letting winners run and push. इस क्लिप में इन्होंने बात करी है कि एक जो विनर ट्रेडर होता है वो क्या क्या चीजें फॉलो करता है और या क्या चीजें उसको फॉलो करनी चाहिए। तो पहली चीज आ जाती है कि एक तो उसको जो ट्रेड है, देखो ट्रेड आप बिना हेजिटेशन के कब आप एंट्री कर सकते हो, बिना डर के आप कब एंट्री कर सकते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपको अपने सेटअप, अपनी जो रूल है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आप कर ही नहीं सकते, आप कितनी ही ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं करेगी, तो आपको डर तो बना ही रहेगा कि यार ये काम नहीं करने वाला है, ऐसा काम नहीं करेगा। तो पहले तो आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपने रूल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, जिसके अंदर कुछ टाइम लगेगा आपको। सेकंड यहाँ पे आ जाता है स्टॉपिंग आउट व्हेन रॉन्ग। मतलब अगर आप गलत हो गए तो निकलो बाहर, स्टॉप लॉस देके आउट हो, वो पकड़ के बैठो मत उस गलत ट्रेड को, वो आपको सबसे ज़्यादा लॉस देने वाला है। तो सेकंड, एक विनिंग ट्रेडर की ये हैबिट्स होती हैं। तीसरा, लेट्स विनर रन। मतलब जो जो आपके फेवर के अंदर प्रॉफिट में जो ट्रेड चल रहा है तो उसको होल्ड करते चले, उसके अंदर पोजीशन ऐड ऑन करते चले, तो इसलिए वो एक बड़े ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है, अपनी लाइफ चेंजिंग ट्रेड हो सकता है वो। तीसरा होता है पुशिंग विनर, उसको आगे की साइड में ऐड ऑन करते जाएं, उसको पुश करते जाएं, ठीक है। The third rule, I want to put my entries where the masses put their stop. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने यही बोला है कि अपने जो ऑर्डर हैं, अपने जो बाइंग ऑर्डर हैं, एंट्री ऑर्डर हैं, बाइंग सेलिंग ऑर्डर, वो वहाँ पे आप प्लेस कीजिए जहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट करके ही आपके फेवर में जाता है, क्योंकि वो वहाँ से लिक्विडिटी लेता है। ये बहुत इजी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पाए शायद आप समझ जाओ इस चीज़ को। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि आप जहाँ से स्टॉप लॉस लगाते हो, अगर आपके फेवर में ट्रेड नहीं चल रहे हैं, अगर आपके गलत ट्रेड हो रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगली बार से जहाँ पे भी आप ट्रेड प्लेस करो वहाँ पे आप क्या करना कि अगली बार जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ वहाँ पे अपने एंट्री ऑर्डर लगा दो, बस उल्टा कर देना है जस्ट उसका। आपके देखोगे कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ने लगी है, बस सिंपल, आपको और कुछ नहीं करना। This is an intraday chart of the S&P. Again, I'll explain the setup in some detail. And the market pulled back to this low, it then reversed and then takes off in rising volume, and then it goes sideways on falling volume. That's a great place to add. तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आ जाती है इसकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट आ जाता है कि ये किस तरीके की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होगे कि इन्होंने टाइम फ्रेम ले रखा है 5 मिनट का। यहाँ पे है ना, आप इंडियन मार्केट में इसको यूज करके देख सकते हो, अगर काम करे तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि
प्राइस जब ऊपर जा रहा है मार्केट में, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद जब मार्केट में प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, उसके बाद क्या हो रहा है ना कि उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रही है। लेकिन एक समय आया जब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया ऊपर के ऊपर, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि वॉल्यूम ड्रॉप हो गई वहां से, और उसके बाद जैसे वॉल्यूम ड्रॉप हुई लेकिन प्राइस वहां पे होल्ड कर रहा था। तो एक चीज देखी कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस को वहां पे रोक रहे हैं लेकिन वॉल्यूम गिरा दी यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ब्रेकआउट आया वॉल्यूम ने वापस से ब्रेकआउट दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसको आप एक बार इंडियन मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो। अब ये इसके एक बैक टू बैक 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद देखिए वो एग्जाम्पल को भी देख लीजिए। Has another go. Has another go in there. यहाँ पे भी देखोगे आप कि क्या हो रहा है ना कि इन्होंने देखिए मार्केट में जब तो ये तो अपसाइड में जा रही है, प्राइस तो यहाँ पे होल्ड कर गई, वॉल्यूम में फॉल आ गया, जैसे ब्रेकआउट आया वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट आ गया। Runs up on rising volume and then it pulls back on falling volume. Now, How do you spot the trends in the Forex markets? well, simply on a 4-hour chart, I use an 89 period moving average, and I've used that 89 period moving average in all markets for a very, very, very long time. इन्होंने पूछा था कि आप मार्केट के अंदर आप किस तरीके से ट्रेंड को फाइंड करते हो, अपना ट्रेंड किस तरीके से डिसाइड करते हो। तो ये बताते हैं कि मैं 4 आवर टाइम फ्रेम का यहाँ पे चार्ट यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मैं 89 पीरियड का मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्प करता है एक ट्रेंड बताने के लिए मार्केट के अंदर। ये काफ़ी लॉन्ग समय से या लॉन्ग टाइम से मैं इस चीज़ को काम में ले रहा हूँ। ये इनका एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, पर्सनल चीज़ यूज हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें ये यूज़ करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये बात कर रहे हैं। What are your favourite entry and exit methods? But that's my favorite entry tool. So a bullish cart lays a thrust and a 3-wave back, and there's geometry. It normally stops at 61% or 78% of the up thrust. And a bearish cart lays down and then 3 legs up. So you're selling at a really, really good level, and those are my 2 best entries now. देखिए जो लास्ट क्लिप है इसके अंदर इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है एंट्री एग्जिट के ऊपर, कि एंट्री और एग्जिट क्या पैटर्न देख के लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इनका एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं इस तरीके से। मतलब जब मार्केट अपसाइड में जाता है और वापस जब पुल बैक करता है, उसके बाद देखो एक पैटर्न बनाता है, और जब उसको पैटर्न को डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट करके वो वापस से अपसाइड में जाता है। तो ये इनका एक एंट्री पॉइंट होता है। इस सिमिलर यहीं पे हो जाता है एक डाउन साइड के लिए। ये जो डाउन साइड का ट्रेड है ये एंट्री होती है इनकी डाउन साइड के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनकी साइकोलॉजी है। मैंने इनके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऐसी इनके ऊपर एक वीडियो और आनी चाहिए। तो इनकी जो पार्ट थे जो कि मैंने ऐसे कवर नहीं किए थे, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो इनसे ज़्यादा अब ये रहे नहीं है, इनकी डेथ हो चुकी है। अब फिलहाल इनके पास इनके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस ट्रेडर के ऊपर चाहिए। मेरे पास है अभी तो कुछ, जैसे WD गान है हो गए, या फिर और भी कुछ फिबोनाची जिन्होंने बनाई है वो। तो ऐसे काफ़ी जो इंटेलिजेंट जो ट्रेडर हैं उनके ऊपर भी अपन एक ऐसी वीडियो देख सकते हैं, उनकी लर्निंग के ऊपर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने लर्न की, कैसे वो चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।